नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। 30 मई यानी 2024 के लोकसभा प्रचार चुनाव का आखिरी दिन। 1 जून को अंतिम चरण के मतदान के साथ ही सबकी नजर 4 जून पर टिक जाएगी, जब नतीजों के आंकड़े की बरसात होगी। कौन जीता, कौन हारा या फिर किसके कितने नंबर आए, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का चुनावी अभियान पिछले चुनावों के मुकाबले कुछ खास शब्दों और तेवरों के लिए याद किया जाएगा। मानो अब की बार आखिरी बार का दांव था और इस दांव में किसी भी दल के लिए कोई एक मुद्दा स्थिर नहीं रह सका। जैसे जैसे चुनावी चरण आगे बढ़ते गए, मुद्दे भी बदलते गए। बीजेपी शुरू से ही 400 पार के नारे लगाती रही, तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता संविधान और लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ मैदान में कूदे। बीजेपी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को मुस्लिम परस्त से लेकर राम विरोधी भी बताने से नहीं चूकी। 16 मार्च को जैसे ही चुनाव आयोग की टीम ने 7 चरणों के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, राजनीतिक दलों के नेता जुबानी तीर और तर्कश को लेकर मैदानी जंग में कूद पड़े। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से अब की बार 400 पार के नारे गूंजे। इस नारे की गूंज इतनी दूर तलक गई कि यह बीजेपी के लिए एक प्रकार की ढाल बन गई। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी को हराने की बजाय 400 पार के आंकड़ों को रोकने में ही अपनी ऊर्जा लगा दी। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों से भी पहले से ही गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और केंद्र की हर एक कल्याणकारी योजना को उन्होंने मोदी की गारंटी का नाम दिया था। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता गया, गारंटी बनाम गारंटी का संग्राम और बढ़ गया। जब इन गारंटियों पर बहस होने लगी तो कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सबसे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उसने अपने घोषणा पत्र में गारंटी का इस्तेमाल किया था। देखना होगा कि नतीजे में किसकी गारंटी का कितना असर दिखाई देता है। पहली बार किसी चुनावी भाषण में मंगलसूत्र शब्द भी सुनने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र के बहाने कांग्रेस पार्टी और उनके घोषणा पत्र पर ताबड़तोड़ हमले किए। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सत्ता में आने पर संपत्ति की असमानता पर विचार किया जाएगा। इसी में राष्ट्रीय स्तर पर संपत्ति के सर्वे का भी जिक्र था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने संपत्ति बंटवारे से जोड़ दिया। बात मंगलसूत्र से शुरू होकर घर, बगीचा और गाय भैंस के छीन लेने तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री ने इसे शहरी नक्सलवाद से भी जोड़ा, मुस्लिम लीग से भी। वहीं दूसरी तरफ इन मौके पर जब अमेरिकी विरासत कर में संबंध में सैम पित्रोदा ने अपनी राय रखी, तो बीजेपी ने उसे भी चुनाव प्रचार में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और राहुल गांधी पर आक्रामक हमले किए। संपत्ति बंटवारे पर संग्राम के बीच ही मुस्लिमों को आरक्षण का मुद्दा भी जोर शोर से उछला, जो 7वें चरण तक जारी रहा। इसी बीच देश के संसाधन पर पहला अधिकार के संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान निकाला गया और उसके बाद ओबीसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण को लेकर न केवल कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन के सारे दल निशाने पर आ गए। चुनाव प्रचार में मुस्लिम आरक्षण पर विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार तब हाथ लगा जब कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही, लेकिन संदेश खाली मामले में निशाने पर आई टीएमसी सरकार इन चुनाव के बीच पूरे मामले में भी बैकफुट पर ही नजर आई। बीजेपी ने सवाल यह भी उठाया कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेता खामोश क्यों हैं। इस चुनाव में संविधान और लोकतंत्र बचाओ का नारा प्रथम चरण के चुनाव से पहले से चल रहा है। विपक्षी दल सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्ता को खत्म करने का आरोप काफी पहले से लगाते आ रही है, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी नेताओं ने 400 पार का नारा लगाना शुरू किया, इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया और इसे संविधान बदलने की साजिश बताना शुरू कर दिया। चुनावी रैलियों में राहुल गांधी मंच पर संविधान लेकर नजर आने लगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सारे इंटरव्यूज में इस मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संविधान बदले जाने का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने इस आरोप का पुरजोर खंडन किया और कहा कि अगर संविधान बदलने की मंशा होती तो पहले दोनों कार्यकाल में बदल दिया गया होता। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया और कहा कि जिस पार्टी की सरकार में 100 से ज्यादा बार
संविधान संशोधन हुए जिसने देश को आपातकाल जैसा जख्म दिया, वो संविधान और लोकतंत्र की हत्या की बात ना ही करे तो अच्छा है। इस तरह की बातें कही गई। फिलहाल आपको बता दें कि एक मजबूती के साथ बीजेपी भी मैदान में उतरी है और इंडिया गठबंधन जो है वो कोशिश कर रहा है बीजेपी को पीछे ढकेलने की। अब क्या होता है नतीजा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। खैर, जो भी होगा वो आप तक जरूर पहुंचेगी अपडेट। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।